बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। मैं उराना फैसल एडवोकेट और मैं अपने यूट्यूब चैनल के जरिए आपसे मुखातिब हूँ। नाजरीन, आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट हुई है और वो नज़रें जो सुप्रीम कोर्ट पर काफ़ी दिनों से थीं कि पंजाब और KPK के इलेक्शन के मामले पर क्या फैसला होता है, तो आज उस पर फैसला आ गया जिसमें सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने इलेक्शन कमीशन का वो एलामिया जो है उसको नल एंड वाइड डिक्लेयर कर दिया, जिसमें इलेक्शन को आगे किया गया था और 8 अक्टूबर की तारीख मुकर्रर की गई थी। इसके साथ साथ इलेक्शन ने डेट भी दी दी है कि 14 मई को इलेक्शन जो है वो पंजाब में होगा। और इसके साथ साथ सुप्रीम कोर्ट ने पाकिस्तान के जो तमाम इदारे हुकूमत को और इलेक्शन कमीशन को भी पाबंद कर दिया है कि तमाम इदारे इलेक्शन कमीशन की मुआवनत करेंगी, उनको सिक्योरिटी रेंजर्स और आर्म फोर्सेज जो हैं वो भी मुहैया की जाएंगी, उनको फंड्स भी दिए जाएंगे। और फिर साथ में ये भी कहा है कि अगर कोई इस हुक्म की खिलाफ वर्जी करेगा तो फिर हम वो इलेक्शन कमीशन जो है वो सुप्रीम कोर्ट को इंटीमेट भी करेगा। ये तो हो गया वो फैसला। बहरहाल ये मैंने अपनी पहले भी वीडियोस में कह दिया था, बल्कि कल की जो वीडियो रिकॉर्ड की थी उसमें भी मैंने ये कह दिया था कि फैसला पहले हो चुका है, अब उसकी इम्प्लीमेंटेशन कैसे होनी है ये सुप्रीम कोर्ट ने डिसाइड करना है। और वो आज सुप्रीम कोर्ट ने जो है 6 सफात पर मुश्तमिल उसका फैसला आ गया है। अब उस फैसले पर चूंकि मीडिया में भी बात हो रही है और बाकी वो बहुत सारे लोग उस पर बात कर रही हैं, उससे हट के जो आज का फैसला है वो एक हवाले से बड़ा अहम है। और वो अहम इसलिए है कि उसमें सिर्फ और सिर्फ जो है वो इलेक्शन कमीशन को इलेक्शन कराने का नहीं कहा गया कि आपने इलेक्शन कराने हैं 14 मई को। उस एक फैसले पे बुनियादी तौर पर 3 फैसले किए गए हैं। आपको याद होगा कि वो बहुत ज्यादा पुरानी बात नहीं है, कुछ दिन पहले की बात है कि जस्टिस फायद ईसा साहब जो है वो उनका एक वो हुआ था जिसमें 3 रुकनी बेंच का फैसला था और 184(3) के हवाले से उन्होंने एक फैसला किया था कि जी 184(3) जो है इसकी इस पर जो समाअत है वो ना की जाए। और वो फैसला जो है उसका भी जवाब इसमें दे दिया गया है और उस फैसले को भी एक तरीके से गैर मुअस्सर कर दिया गया है। और फिर उसके साथ साथ जो है वो जो बहस थी 3-4 की और 2-3 की कि जी वो बहस का भी आज सुप्रीम कोर्ट ने खात्मा कर दिया है। और ये उसमें फैसले में करार दिया गया कि जी वो फैसला जो था वो 5 जजेस पर मुश्तमिल था, जिनमें 3-2 की अक्सरियत में इलेक्शन कराने का जो है वो हुक्म जारी किया था। तो ये वो 3-4 और 2-3 वाली जो बहस है वो भी खत्म हो गई इससे। और फिर जो फायद ईसा साहब वाली जजमेंट थी उसका भी फैसला कर दिया गया। इसके साथ साथ एक और भी डेवलपमेंट हुई और वो ये कि रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ जो काजी फायद ईसा साहब ने एक लेटर भी लिखा था और उस पर वफाकी काबीना ने उनको वापस बुलाने की मंजूरी भी दे दी थी। तो जो रजिस्ट्रार हैं उनके हवाले से ये खबर आई है कि जी उनको चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने काम जारी रखने की हिदायत की है। और आज जो 6 रुकनी बेंच जो है वो भी उन्हीं के दस्तखतों से उस बेंच का ऐलान हुआ और वो बेंच भी सामने आया। अब हुकूमत जो है वो बहरहाल 2 मंसूबों पर अभी भी काम जारी है। पहली तो बात यह है कि हुकूमत ने, यानी कि पाकिस्तान की तारीख में शायद पहली दफ़ा ऐसा हुआ है कि वफाकी काबीना ने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के इस फैसले को मुस्तरद किया। अब एक मुल्क की हुकूमत उस मुल्क की सबसे बड़ी अदालत के फैसले को मुस्तरद कर रही है जिसका कानूनी, आईनी, अखलाकी या सियासी जवाब जो है वो बहरहाल किसी तौर पर वफाकी काबीना को हासिल नहीं था। लेकिन वफाकी काबीना ने जो है वो आज मैं समझता हूँ किसी हद तक तौहीन अदालत का भी इर्तिकाब किया। हाँ, फैसले पे रिजर्वेशन होती हैं, उस पर तनकीद भी होती है और होनी चाहिए, और पॉजिटिव तनकीद होनी चाहिए। लेकिन एक पाकिस्तान की सबसे बड़ी अदालत का फैसला जो है अगर वो पाकिस्तान की हुकूमत ही मानने से इनकार कर दे और फिर उसके साथ साथ जो है सिर्फ उसको मुस्तरद नहीं किया गया, बल्कि बहुत सारी काबिल एतराज जो है वो गुफ्तगू भी की गई। एक तो राना सनाउल्लाह साहब जो है वो आज कुछ वकला को लेकर पहुंचे और उनके पास प्ले कार्ड्स थे जिन पर बड़े इंसल्टिंग जो है वो एक तहरीरें थी, नारे थे सुप्रीम कोर्ट के हवाले से और बेंच के हवाले से। और फिर जो है वो उन्होंने आज आजम नज़ीर तारड़ साहब जो खुद भी एक भारत मारूफ वकील हैं और वफाकी वजीर कानून भी हैं, उन्होंने ये कहा है कि जी अवामी मफाद और इस अहम नौयत के जो केस को तहम्मुल से सुना जाना चाहिए था और इस केस में इसको अनार का मसला नहीं बनाना चाहिए था। और ये भी साथ उन्होंने कहा कि जी उन्हें अदालती फैसले पर दुख हुआ है। चले इस हद तक तो बातें ठीक है, लेकिन एक इससे भी बढ़ के उन्होंने एक और बड़ी, मैं समझता हूँ, काबिल एतराज बात की है, वो ये कि आज अदल व इंसाफ का कत्ल हुआ है। फिर जो वजीर आजम पाकिस्तान है उन्होंने भी आज पार्लियामेंट में गुफ्तगू के दौरान ये कहा कि जी सुप्रीम कोर्ट के फैसले की जितनी भी मजम्मत की जाए कम है। अब ये लॉलीपॉप जो है वो बहरहाल अपने वोटर्स को और सपोर्टर्स को तो दिया जा रहा है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के फैसलों पर तनकीद या दीगर किसी इदारे के फैसलों पर तनकीद जो है
وہ اگر پارلیمنٹ کے اندر رہ کے ہوگی تو پھر بہرحال اس پہ پابندی نہیں ہے اور کسی توہین کا بھی ارتکاب نہیں ہوتا. یہ ممبر پارلیمنٹ جو ہے وہ بھارت قانونی طور پر ان کو تحفظ حاصل ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو ہے ایک اور کام جو ہے وہ بھی کیا جا رہا ہے حکومت کی طرف سے، اور ہمارے اس ملک کا المیہ یہ ہے اور بدقسمتی یہ ہے کہ اس میں جوڈیشل جو ڈپارٹمنٹ ہے ہمارا، جو جوڈیشری ہے، اس کے لوگ بھی انوالو ہیں. آپ آج جو ہے وہ بہرحال ایک میسج دیا گیا ہے کچھ حلقوں کو، خصوصاً حکومت کو بھی اور ان کے ہینڈلرز کو بھی. آج ایک 6 رکنی بینچ بنا تھا جس میں جسٹس اعجاز الاحسن صاحب بھی تھے، جسٹس اعجاز اعجاز الاحسن سوری، اور جسٹس منیب، جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی، جسٹس عائشہ ہیں، محمد علی مظہر، جسٹس اظہر رضوی، اور جو اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ جسٹس شاہد وحید بھی، اور یہ جن کے ساتھ چیف بھی شامل ہیں. یہ 8 ججز بنتے ہیں. لیکن آج جو 6 ججز تھے انہوں نے ایک اس فیصلے کو بھی بہرحال اس کی قانونی حیثیت جو ہے وہ ختم کر دی ہے ایک لحاظ سے. تو اس وقت سپریم کورٹ آف پاکستان میں جو سچویشن ہے، آج عددی اکثریت ثابت کرنے میں چیف جسٹس آف پاکستان جو ہے وہ بہرحال کامیاب رہے ہیں. تو وہ کوشش یہ کی جا رہی تھی کہ جیسے سجاد علی شاہ صاحب کی کورٹ میں پھر سعید الزمان صدیقی صاحب اور کچھ ججز نے علم بغاوت بلند کر کے ان کو ان کی برطرفی کر دی تھی اور ان کے خلاف فیصلہ دے دیا تھا، اور پھر سعید الزمان صدیقی صاحب جو ہیں وہ خود چیف جسٹس بن گئے تھے. تو ایک پریکٹس یہ کرنے کی کوشش کی جا رہی تھی. وہ پریکٹس جو ہے وہ بہرحال آج عمر عطا بندیال صاحب نے بڑی، میں سمجھتا ہوں ان کی حکمت عملی تھی یا جیسے بھی تھا، وہ انہوں نے ناکام بنائی ہے. تو جب یہ ناکام ہوا تو پھر اب حکومت نے جو ہے وہ اس کے دوسرے پہلو پہ غور شروع کر دیا، اور وہ دوسرا پہلو یہ ہے کہ چونکہ اس وقت اگر الیکشن ہوتے ہیں تو بہرحال ووٹ جو ہے وہ ملنے تقریباً ناممکن ہے. تو اب پھر عدالتی شہید بننے کا فیصلہ کیا جائے، اور وہ عدالتی شہید یہی ہے کہ جی یہ کسی طریقے سے توہین عدالت میں ہم کو فارغ کریں، اور پھر تاکہ ہم آواز میں جانے کے قابل ہوں گے، اور پھر وہ بیانیہ، وہ جس اس پہ میں اس بیانیہ جو اب نیا بنایا جا رہا ہے، اور اس کی ابتدا جو ہے وہ کچھ دنوں سے مریم نواز صاحبہ نے کر دی تھی، اور انہوں نے کیا کہا اس کی طرف بھی میں بعد میں آتا ہوں. لیکن پہلے جو ہے وہ یہ کہ سسٹم میں اتنا گند ڈال دیا جائے اور لوگوں کو یہ بتایا جائے جب یہ توہین عدالت میں فارغ ہو کے گھر جاتے ہیں تو، اور پھر ایک اپنے ووٹرز کو اور سپورٹرز کو مائل کرنے کے لیے ایک بیانیہ جو ہے وہ ترتیب دیا جائے گا، اور وہ بیانیہ یہ ہوگا کہ جی اس وقت سسٹم میں جنرل فیض اور عمران خان کی باقیات جو ہیں وہ موجود ہیں، اور وہ انہیں سپورٹ کر رہے ہیں اور ان کے حق میں فیصلے ہو آ رہے ہیں، اور پھر جو ہے اپنے ووٹرز کو، وہ جو پہلے ہی ان سے دور ہو چکے ہیں، ان کو کسی طریقے سے اپنی طرف دوبارہ سے مائل کیا جا سکے. اور عمران خان جو ہیں وہ ان کا وہ چونکہ ایک اس وقت ایک بڑا ان کا سخت موقف ہے، ان کا ایک بیانی ہے، اور انہوں نے یہ بھی واضح کہہ دیا ہے، واضح طور پر بتا دیا ہے، سیاسی حلقوں میں بھی ان کی طرف سے پیغام چلا گیا کہ جی میں ان چوروں اور ڈاکوؤں کے ساتھ، وہ لفظ چوروں اور ڈاکوؤں کا استعمال کرتے ہیں کہ میں ان کے ساتھ کسی صورت بیٹھنے کے لیے تیار نہیں ہوں، میں ان سے ہاتھ نہیں ملاؤں گا. اس کے باوجود کہ عمران خان صاحب کو جو ہے وہ پریشان کرنے کی کوشش بہرحال اب بھی جاری ہے، لیکن بہرحال عمران خان صاحب جو ہے وہ اس حوالے سے بڑا ایک ان کا سخت موقف ہے. تو پھر عدالتی شہید بننے کے لیے جو ہے وہ ضروری یہ ہے کہ عدالت ان کو فارغ کرے. اور عدالت کیسے فارغ کر سکتی ہے کہ ایسے کام کیے جائیں جس سے توہین عدالت ہو، اور پھر توہین عدالت میں ان کو نوٹس جاری ہو، اور پھر نوٹس جاری کرنے کے بعد ان کو توہین عدالت میں گھر بھیجا جائے. تو آج کے فیصلے کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ انہوں نے کوئی سپریم کورٹ کی دی گئی ہدایات پر ایز اٹ از عمل کرنا ہے اور الیکشن کرانا ہے. انہوں نے اب بھی اس کی راہ میں رکاوٹیں ڈالنی ہیں، اور پھر ان رکاوٹوں کے نتیجے میں جب سپریم کورٹ آف پاکستان جو ہے وہ نوٹس لے گی تو پھر وہ موقف جو یا وہ بیانیہ جو بنایا گیا اور جس پہ کام جاری ہے، پھر اس کو بھی بہرحال عدالتی فیصلے جو ہیں وہ اس سے ان کے ووٹرز کو تقویت ملے گی کہ جی ٹھیک ہے، اب یہ چونکہ سیاسی شہید بننے جا رہے ہیں اور پھر عدالت نے بھیج دی، اور پھر یہ بھی کہا جائے گا کہ جی پہلے نواز شریف کو فارغ کیا گیا اور اب شہباز شریف جو ہیں ان کو بھی گھر بھیج دیا گیا اور ہمیں پرفارم نہیں کرنے دیا گیا. اب اس کے لیے کیا کیا گیا؟ یہ ویسے پاکستان کی تاریخ میں لوگ ہوتا ہے کہ جی تنقید بھی کرتے ہیں عدلیہ پر، اور عدلیہ کے فیصلوں پر بھی تنقید ہوتی ہے، لیکن مریم نواز صاحبہ جو ہیں انہوں نے تو میں سمجھتا ہوں ایک قسم کا حملہ کیا. آج انہوں نے اب سے کچھ دیر پہلے ایک ٹویٹ کیا تھا، اور وہ یہ تھا کہ جی آج کا فیصلہ اس سازش کا آخری وار ہے جس کا آغاز آئین کو ری رائٹ کر کے پنجاب حکومت پلیٹ میں رکھ کے بینچ کے لاڈلے
अब देखें ना, बेंच तो यही फिर 3 लोगों का, और सुप्रीम कोर्ट का बेंच है। बेंच के लाडले इमरान को पेश की गई कि लो बेटा, तोड़ दो ताकि हम जैसे सहूलतकारों की मौजूदगी और निगरानी में तुम्हें दोबारा सिलेक्ट किया जाए। ये एक ट्वीट था। फिर दूसरा ट्वीट जो है वो भी कुछ देर पहले उन्होंने किया कि 2018 में जो काम फैज, खोसा और साकिब निसार ने अंजाम दिया था, वो जिम्मेदारी अब इस बेंच ने उठा ली है। अब इस खौफनाक और डिटाई से की गई सहूलतकारी और वन मैन शो के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट की अक्सरियत ने बगावत कर दी। वक्त आ गया कि पार्लियामेंट इस सहूलतकारी को अपने आईनी और कानूनी हाथों से रोक दे। अब ये भी ट्वीट किया है। और फिर इससे बढ़ के उन्होंने एक और भी ट्वीट किया, वो ये है कि जी, वफाकी काबीना की जानिब से फैसला मुस्तरद कर देना काफी नहीं, आइन और कानून की धज्जियां उड़ाकर लाडले को मुसल्लत करने की कोशिश करने वालों को कटहरे में खड़ा करना चाहिए। अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जजेस को कटहरे में खड़ा करना चाहिए, ये मरियम नवाज साहबा का मौकफ है। और फिर उन्होंने ये भी कहा, अब उन फिर एक ना कोई अजमल जामी साहब हैं, उन्होंने ट्वीट की थी कि फैसला मुस्तरद करने से तौहीन अदालत की जानिब दानिस्ता जाया जा रहा है, नतीजे में नया बयानिया तो शायद मिल जाए मगर डिस्क्वालिफिकेशन भी हो सकती है। फिर इसका जवाब दिया उन्होंने, मरियम नवाज साहबा ने, तो हो जाए, पहले भी हक बात कहने की पदाश में डिस्क्वालिफिकेशन भुगती हैं, अब भी भुगत लेंगे। याद रहे कि कामा जैसे मजाक पर नवाज शरीफ की डिस्क्वालिफिकेशन आज भी बरकरार है। आपको शायद काले डब्बों में मुंह छुपाकर घूमने वाले बुजदलों को देखने की आदत हो गई है। अब ये एक बाकायदा जो है वो ऐलान जंग कर दिया गया पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की तरफ से कि हम इस अदालती फैसले को जो है वो मैं ये वो बहुत ज्यादा सख्त अल्फाज इस्तेमाल नहीं करना चाहता, लेकिन बहरहाल आजम नजीर तारड़ साहब की गुफ्तगू, मरियम नवाज साहबा के ट्वीट्स, और जो आज पार्लियामेंट में शहबाज शरीफ साहब ने कहा कि इस फैसले की जितनी भी मजम्मत की जाए कम है, ये सारी चीजें ये साबित करती हैं कि हुकूमत ने बहरहाल जंग करने का फैसला कर लिया है। अब इस जंग में कामयाब कौन होता है इस तो आने वाला वक्त इसका फैसला करेगा, लेकिन बहरहाल सियासी शहीद बनने की तरफ जो सफर है वो बहरहाल पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने शुरू कर दिया है। अब ये सियासी शहीद बनते हैं या मुर्दार होते हैं, इसका तो जाहिर है वो अभी फैसला होना है और वक्त इसका फैसला करेगा, हालात इसका फैसला करेंगे। लेकिन ये रविश बहरहाल इंतहाई काबिल अफसोस है कि एक जमात जो इस मुल्क में बरसरे इक़्तिदार है, उस जमात के वजीर आजम की तरफ से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के फैसले को काबिल मजम्मत कहना और फिर उसको वफाकी काबीना का मुस्तरद करना, और फिर उस पर वफाकी वजीर कानून जो है उनका ये कहना कि जी ये अदल और इंसाफ का कत्ल हुआ है। वो फिर एक 4 अप्रैल वाला जो भुट्टो साहब वाला था उस पर भी उन्होंने कहा कि ये आज दूसरी दफा अदल और इंसाफ का कत्ल हुआ है। तो ये सारी चीजें जाहिर करती हैं कि हुकूमत जो है वो अब खुल के खेलने के मूड में आ गई है, क्योंकि उन्हें अदलिया की तरफ से वो रिस्पांस नहीं मिला जिसकी उन्हें तवक्को थी। और अपने तौर पे उन्होंने अदलिया को तकसीम करने की भी कोशिश की और वो तकसीम करने में कामयाब भी हुए। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में वाज़ेह तफरीक जो है वो नजर आ रही है। जस्टिस फायज ईसा साहब जो हैं, इंतहाई माजरत के साथ मैं कहूँगा कि वो महसूस ये होता है कि शायद पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के वकील हैं, जस्टिस नहीं है। एक अपने मौजूदा जो उनसे सीनियर जज हैं उमर अता बंदयाल साहब, उनके खिलाफ एक किस्म का फैसला देना और फिर उन सारी चीज़ों को पब्लिक करना, ये सारी चीज़ें जाहिर करती हैं कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को मुतनाज़ा बनाया जा रहा है, और किसी हद तक सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान मुतनाज़ा हो भी गई है। अब मेरे जैसे कानून के तालिब इल्मों को नजर आ गया कि कौन सा जज जो है वो जस्टिस मुनीर की बाकियात है और कौन सा जज जो है वो आइन के साथ खड़ा है। एक चीज जो है वो वाजे हो जानी चाहिए सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के उन जजेस साहबान को जो आज भी नजरिया जरूरत किसी न किसी शक्ल में जिंदा रखना चाहते हैं कि पाकिस्तान में बहरहाल रूल ऑफ लॉ के लिए स्ट्रगल होती रहेगी, और हम और कोई स्ट्रगल सियासी जमात करे ना करे, हम वकला बहरहाल इसके लिए जरूर स्ट्रगल करेंगे। और हर वो शख्स जो आइन से इनहराफ करेगा और कोई भी गैर आइनी काम करेगा, हम उस पर तनकीद भी करेंगे, हम उसका मुहासबा भी करेंगे, और हम उसके खिलाफ हर वो कानूनी और आइनी रास्ता इख्तियार करेंगे जिससे हम उसकी आइन चिकनी पर उसको सजा दिलवा सकें और उसका मुहासबा कर सकें, उसको कानून के मुताबिक जो सलूक होना चाहिए किसी आइन शिकन और कानून के साथ। अभी इसकी जद में कोई इदारा आता है, इसकी जद में कोई जज साहबान आती है, इसकी जद में कोई शख्स, कोई सियासी पार्टी आती है, हमें इससे कोई गर्ज नहीं है। लेकिन एक बात जो है वो बहरहाल तय है कि अब पाकिस्तान में लोगों ने ये फैसला कर लिया है कि इस मुल्क में कोई नजरिया जरूरत जो है
وہ نہیں چلے گا۔ اس ملک میں جو آئین ہے اور قانون ہے، سب ادارے اس کے مطابق کام کریں گے، اور ہونا بھی ایسے چاہیے۔ پہلے بھی آئین، قانون اور عوام کے مینڈیٹ کا احترام نہ کرنے کی وجہ سے یہ ملک دو لخت ہو گیا تھا۔ اللہ نہ کرے دوبارہ کوئی ایسی صورتحال پیش آئے، لیکن جہاں قانون اور آئین نہیں ہوگا، جہاں عوام کے مینڈیٹ کا خیال نہیں رکھا جائے گا، عوامی رائے کو فوقیت نہیں دی جائے گی، کسی دفتر کے کمرے میں بیٹھے دو چار لوگ یہ فیصلہ کریں گے کہ پاکستان میں یہ کرنا ہے، یہ کرنا ہے، اور فلاں کو باہر کرنا ہے اور فلاں کو لے کے آنا ہے، تب تک ملک کے حالات ایسے ہی رہیں گے۔ خدارا اداروں کو بھی سوچنا چاہیے، پاکستان میں قانون اور آئین کے مطابق سب کچھ ہونے دیں۔ ناظرین، آپ سے ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں، تب تک اپنا اور ارد گرد کے لوگوں کا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔